हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टर्की इरिटेट्स रशिया ऑन नेटो स्टैंड। रिसेंटली में टर्की के द्वारा एक इम्पोर्टेंट कमेंट किया गया रशिया को लेकर के। कमेंट जो किया गया वो इस कंटेक्स्ट में किया गया कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन के साथ एक क्राइसिस डेवलप कर रहा है, यूक्रेन के बॉर्डर पर उसने जिस तरीके से यहाँ पर अपने हजारों ट्रूप्स जो है उसको डिप्लॉय कर रखे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया जिस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक के ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि वो नेटो का एक्सपेंशन रशियन बॉर्डर के आसपास ना करें, यानी कि वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप बिल्कुल भी ना दे। क्योंकि यूक्रेन को जैसे ही नेटो की मेंबरशिप मिली तो हम सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और अगर किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई फिर रशिया की यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाएगा पूरे के पूरे नेटो ग्रुप का। और नेटो ग्रुप का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर इस ग्रुप में कोई भी दूसरी कंट्री अटैक करेगी तो ये सभी नेटो ग्रुप कलेक्टिवली उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस लेंगे। तो इस वजह से रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर्स के अराउंड यहाँ पर नेटो का एक्सपेंशन हो और यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिले यहाँ पर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में टर्की ने एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया है, और टर्की के द्वारा जो इंपॉर्टेंट कमेंट किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो रशिया है वो रशिया को इस तरीके से अपना मैक्सिमम डिमांड जो है उसको ड्रॉप करना चाहिए। रशिया को उन्होंने कहा है कि भाई वो किसी तरीके से जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनके साथ एक कंसेंसस बिल्ड करे, और अपना जो डिमांड है उस डिमांड को वो जरा सा मॉडरेट अप्रोच उसमें अपनाए, और मॉडरेट अप्रोच अपना करके जिस तरीके से वो चाहता है कि भाई अगर नेटो का एक्सपेंशन रशियन बॉर्डर के आसपास ना हो तो यूक्रेन में भी जो वो अपना एग्रेसिव स्टैंस है उस एग्रेसिव स्टैंस को मॉडरेट करे, ताकि इस रीजन में पीस बनी रहे। और टर्की का जो ये कमेंट है वो ये कमेंट डेफिनेटली यहाँ पर रशिया को इरिटेट कर सकता है। टर्की ने साफ साफ यहाँ पे रशिया को अर्ज किया है कि वो अपनी वन साइडेड डिमांड नेटो और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉप करे और एक मॉडरेट अप्रोच अपनाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का ये कहना है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास टेंशन कंटिन्यूसली बिल्ड होती जा रही है, और इस टेंशन की ये पोटेंशियल है कि यहाँ पर एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है इस रीजन में, जहां पे मे बी रशिया यूक्रेन के एनेक्सेशन के लिए भी जा सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस पूरे के पूरे टॉपिक को। समझेंगे हम लोग टर्की के द्वारा किया गया ये कमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये रशिया को किस तरीके से इरिटेट कर सकता है, टर्की और रशिया के रिलेशन के बीच में कहां पर कॉपरेशन है, कहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन डायमेंशंस को भी हम लोग एनालाइज करने का काम करेंगे और समझेंगे ओवरऑल इस इश्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखा दूं दोनों कंट्री की। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है रशियन रीजन, रशिया का ही ये बॉर्डर है यूक्रेन, और यूक्रेन का जो ये डॉनबास रीजन है इस डॉनबास रीजन को कंट्रोल करते हैं रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। हालांकि ये डॉनबास रीजन अभी भी यूक्रेन का ही पार्ट है, और यूक्रेन की आर्मी कंटिन्यूसली अपनी प्रेजेंस इस क्षेत्र में बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, बट यहाँ पर डॉनबास रीजन में रशियन बैक्ड जो सेपरेटिस्ट हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से चाहते हैं कि वो इस टेरिटरी को रशिया में एनेक्ट कराएं और रशिया का पार्ट बना दें। इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने इन पूरे बॉर्डर्स के अराउंड, इस पूरे अपने वेस्टर्न साइड ऑफ बॉर्डर्स के अराउंड हजारों की मात्रा में यहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, और इस ट्रूप्स इतने ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय कर रखे हैं कि यूएसए यहाँ पे ये कहता है कि कभी भी रशिया यहाँ पे वॉर के लिए जा सकता है और इस रीजन का एनेक्सेशन कर सकता है, जिस तरीके से उसने 2014 के समय पर ये क्रिमियन पेनिनसुला का एनेक्सेशन कर लिया था यूक्रेन से। यहाँ पर क्रिमिया भी जो आपका कभी यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था, और 2014 में जब क्रिमिया का एनेक्सेशन कर लिया रशिया ने तो उसी के बाद G8 ग्रुप से रशिया को निकाल दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुई थी इस एनेक्सेशन के बाद, जिसको हम लोग मिन्स्क पीस डील कहते हैं। और उस मिन्स्क पीस डील के तहत ये कहा गया था कि दोनों देश जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे और एक दूसरे के बॉर्डर्स की रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद डॉनबास रीजन में जब जो सिचुएशन है वो जैसे जैसे इंटेंस हुई, रशिया ने जैसे जैसे यहाँ पे ट्रूप्स को डिप्लॉय करना चालू किया, उसके बाद यूक्रेन एज अ कंट्री इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक को अप्रोच करना चालू किया अपने हेल्प के लिए, और यूक्रेन कंटिन्यूसली यहाँ पे सीख करता रहा कि उसको जल्दी से नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। अब नेटो की मेंबरशिप मिलने का मतलब है
कि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर है और अगर रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर यूक्रेन की प्रोटेक्शन नेटो यहाँ पे कर पाएगा, इसलिए यूक्रेन चाहता है कि उसको नेटो की मेंबरशिप यहाँ पर दे दी जाए। बट रशिया इसके एकदम अगेंस्ट है। इस वजह से रशिया वेस्टर्न कंट्रीज को एकदम अपना क्लियरली स्टैंड बताता रहा है कि अगर रशियन बॉर्डर्स के आसपास नेटो का एक्सपेंशन हुआ तो ये वेस्टर्न ब्लॉक के लिए और ओवरऑल पीस की सिचुएशन को डेवलप करने के लिए यहां पर एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो टर्की देख रहे हैं आप, ये टर्की यहां पर कमेंट कर रहा है कि रशिया का जो स्टैंड है उस स्टैंड को उसे मॉडरेट बनाना चाहिए, और अगर रशिया चाहता है कि नेटो का एक्सपेंशन ना हो उसके बॉर्डर्स के राउंड, तो फिर यूक्रेन में भी उसको अपना एग्रेसिव स्टैंड चेंज करना चाहिए और ओवरऑल सिचुएशन को काम रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसी के बाद हमें समझना होगा कि यहां पर ये जो क्राइसिस है वो क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से डॉनबास रीजन अफेक्टेड रीजन है जहां पे प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट 2014 से ही चल रहे हैं, और रशिया यूक्रेन को एक इंपॉर्टेंट रीजन मानता है अपना जो प्रभाव है इस रीजन में वो बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर यूक्रेन के इस रीजन को अगर रशिया ने एनेक्स कर लिया, क्रीमिया को पहले एनेक्स कर रखा है, इस रीजन को अगर एनेक्स कर लिया तो फिर रशिया का पूरा कंट्रोल हो जाएगा सी ऑफ अजोब के आसपास और ब्लैक सी के आसपास, और ये दोनों ही रीजन एक स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं जहां पर रशिया को मूवमेंट करने का मौका मिलता है यहाँ पर ब्लैक सी के रास्ते होते हुए मेडिटेरेनियन सी की तरफ, और बाकी कंट्रीज से इनको ट्रेड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है अगर इनकी ब्लैक सी में जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस यहाँ पे स्ट्रांग होती है। तो इसी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए इस रीजन में और इस रीजन में रशिया अपना एक एग्रेसिव स्टैंड रखता हुआ आया है पास्ट में, और उसी पोजीशन को, उसी अपने स्टैंड को वो और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे डॉनबास रीजन का एनेक्सेशन भी कर सकता है, और उसी को लेकर के रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसमें यूक्रेन को कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न ब्लॉक्स के द्वारा, वेस्टर्न पावर्स के द्वारा यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेटो है क्या चीज। नेटो देखो एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इससे स्टैब्लिश किया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत अप्रैल 1949 में, और इसके जो फाउंडिंग पार्टनर्स थे वो थे यूएस, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। यहां पर इसमें की प्रोविजन है, इसको हम लोग आर्टिकल 5 के नाम से जानते हैं, और वही मैंने बताया कि अगर एक मेंबर के ऊपर जितनी भी अलायंसेस में मेंबर हैं उसके ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करेगा तो वो कलेक्टिव अटैक समझा जाएगा बाकी सभी मेंबर्स के ऊपर भी, और यहां पर इस तरीके से वो सब कंट्री उस मिल करके अटैक करने वाली कंट्री को काउंटर कर सकते हैं, और इस तरीके से पूरे वेस्टर्न यूरोप को प्रोटेक्शन मिल जाती है यहाँ पर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो यूएस का है उसके तहत। और यहाँ पर यूएस की जो फोर्सेस है, लार्जेस्ट स्टैंडिंग फोर्सेस है नेटो के मेंबरशिप में, और इस तरीके से अगर नेटो किसी भी नेटो कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई एग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा तो यहाँ पर यूएस जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा इस आर्टिकल 5 की तरफ से। अब यहाँ पर 2019 तक देखें तो इस नेटो में अभी 29 मेंबर स्टेट्स हैं, और इस 29 मेंबर स्टेट्स में यूएसए जो है वो यूएसए की इस आर्मी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी अगर किसी की है तो वो आपकी टर्की की सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है इस नेटो ब्लॉक में। यानी कि नेटो जो ग्रुप है उस ग्रुप में यूएसए भी मेंबर है और टर्की भी मेंबर है, और टर्की आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर है इन टर्म्स ऑफ आर्मी कैपेसिटी। तो इस तरीके से अब यूक्रेन कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको नेटो की मेंबरशिप दी जाए। तो इसी में अब अगर टर्की ये कह रहा है कि रशिया को अपने स्टैंड मॉडरेट करने चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे टर्की जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को इस पूरे मैटर में, और ये सिचुएशन रशिया को काफी हद तक यहाँ पे इरिटेट कर सकता है। अब देखो यहां पर जो रशिया है वो रशिया के द्वारा इस तरीके का जो स्टैंड लिया जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर के आसपास, वहां पर पुतिन का ये विजन भी है भाई कि इस क्षेत्र को एनेक्स कर लिया जाए। रशिया में अभी रिसेंटली में यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, तो उस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर ये टेंशंस जो बिल्ड हो रही हैं यूक्रेन बॉर्डर के आसपास, यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकती है ये पूरा का पूरा स्टैंड रशिया का जो वहां के लीडर हैं पुतिन उनको। और साथ ही साथ यूक्रेन बॉर्डर पर जो हाई टेंशंस हैं इस के बेसिस पे रशिया नेगोशिएट करता है
वेस्टर्न ब्लॉक से, ताकि उसको कुछ सर्टेन तरीके के सैंक्शंस रिलीफ जो है वो रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर एग्रेसिव स्टैंड अपनाया नेटो और रशिया ने, तो पूरा वर्ल्ड एक मेजर क्राइसिस फेस कर सकता है इस तरह के सिचुएशन में। और इसी तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यूएस ने टॉक्स को ओपन करने की बात कही थी नेटो अलायंस और रशिया के बीच में। और माना यह जा रहा है कि यहाँ पे जनवरी 2022 तक नेटो और रशिया की जो काउंसिल है उनके बीच में इस इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग करी जा सकती है। हालांकि इस मीटिंग को लेकर के यूक्रेन जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी नेटो की मेंबरशिप मिल जाए, और रशिया चाहता है कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलेगी तो भाई पीस तो सस्टेन नहीं हो पाएगा इस रीजन में। और इसी सिचुएशन में नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को जल्दी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में टर्की का ये कमेंट आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। टर्की का स्टैंड क्या है? देखो, टर्की कुछ मामलों में यहां पर रशिया के साथ एक तरीके से कॉपरेशन शेयर करता है, और कुछ मामलों में टर्की के काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं यहां पर रशिया के साथ। अगर हम लोग कन्वर्जिंग इंटरेस्ट की बात करें कि टर्की यहां पर कौन कौन से इशू को लेकर के रशिया के साथ यहां पर एक तरीके से कॉपरेशन शेयर करता है, तो देखो, एक तरीके से एनर्जी के सेक्टर में रशिया एक मेजर सप्लायर है नेचुरल गैस का टर्की के लिए, तो यहां पर टर्की और रशिया हैविली एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। दूसरी बात, S-400 की एक्विजिशन करी थी आपकी रिसेंटली में टर्की ने। अब S-400 की जो एक्विजिशन करी टर्की ने, उसके बाद यहाँ पे टर्की के ऊपर वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन उस सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए टर्की ने यहाँ पे ये जो एक्विजिशन है वो करी। पर दोनों ही देश एक दूसरे के देशों में टूरिज्म को बिल्ड करने को लेकर के भी काफी कॉपरेशन दिखाते हैं। टर्की में रशिया की मदद से इंपोर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट भी सेटअप किए गए, राइट। और इन सभी कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न ब्लॉक को भी बैलेंस करने के लिए टर्की यहाँ पर रशिया की हेल्प लेता आया है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप मान के चल सकते हैं कि टर्की और रशिया दोनों ही कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे शेयर करते हैं, राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नजर आते हैं हमें, तो सबसे पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट्स जो नजर आते हैं उसमें वो हमें आते हैं दूसरे देशों में, जैसे कि लिबिया में टर्की अपोजिट ग्रुप को सपोर्ट करता है और रशिया जो है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में जो टर्की सपोर्टेड ग्रुप है उसको रशिया काउंटर करता है लिबिया में। सीरिया में भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो पहले एक हद तक दोनों देश कॉपरेट कर रहे थे, लेकिन रिसेंट ईयर में सीरिया में भी इनके बीच में कॉपरेशन जो है वो कॉपरेशन कुछ हद तक अफेक्टेड होते हुए यहाँ पे दिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इस्लामिस्ट रेबल्स हैं यहाँ पर, उस इस्लामिस्ट रेबल्स को जिस तरीके से नॉर्दर्न सीरिया में टर्की सपोर्ट करता आया है, वहां पे भी ये चीजें रशिया को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है कॉकेशस रीजन में। इस वजह से रशिया वहां पे भी काउंटर करने की कोशिश करता है टर्की को। अब साथ ही साथ रिसेंटली में टर्की ने यूक्रेन को भी यहाँ पर कुछ ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर सप्लाई कर दिए थे, और इस चीज ने भी यहाँ पे रशिया को काफी ज्यादा इरिटेट किया था। और अब रिसेंटली में टर्की के द्वारा किया गया एक ये कमेंट, ये रशिया को और इरिटेट कर सकता है यहाँ पर, राइट। और इस तरीके से टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक इस चीज पे बेस्ड है कि वो वेस्ट को ब्लॉक करे, वेस्ट को बैलेंस करे रशिया की मदद से, और रशिया को बैलेंस करे वेस्ट की मदद से। तो टर्की जो है वो सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे अपनाता है, और कुछ इश्यूज पर वो वेस्ट को सपोर्ट करता है, और जहां पे वेस्टर्न अलायंसेस की तरफ से, यूएसए की तरफ से उनको चैलेंजेस मिलते हैं, वहां पे वो रशिया की जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को यहाँ पे सीख करने की कोशिश करता है। तो देखना होगा कि जो टर्की के द्वारा ये रिसेंटली में कमेंट किया गया, इसके ऊपर रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, और रशिया का क्या इंपॉर्टेंट कमेंट होगा यहाँ पर इस कमेंट के आने के बाद। अब ओवरऑल इस सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टैंड है, तो देखो, इंडिया वेस्टर्न पावर्स की तरह रशिया के इंटरवेंशन को कंडेम नहीं करता। ना तो क्रीमिया के एनेक्सेशन को इंडिया ने कंडेम किया था, और वहां पे भी इंडिया काफी लो प्रोफाइल रहा था इस इशू को लेकर के, वेस्टर्न पावर्स की तरह एक्टिव नहीं था क्रिटिसाइज करने में। दूसरी बात, यूक्रेन ने एक रेजोल्यूशन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में पास कराने की कोशिश करी थी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर के क्रीमिया में, इंडिया ने उसे भी बैक नहीं किया था, उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग किया था। और इस तरीके से इंडिया जो अपना ओल्ड एलाई है रशिया, उसको इन इश्यू पे सपोर्ट करता आया है, क्योंकि हम मानते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है उसमें हम बिलीव करते हैं, और हम
किसी कंट्री की पॉलिसी में जब तक हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो रहे हो, हम बिना मतलब में कमेंट करना जस्टिफाइड नहीं समझते हैं। और हमारा चूंकि रशिया एक इंपॉर्टेंट एलाई है, और RIC जो रशिया इंडिया चाइना ग्रुप है, उसमें भी काफी सारे मामलों में रशिया के साथ हम कॉपरेशन शेयर कर रहे हैं, हमारे अपने वाइटल इंटरेस्ट हैं रशिया के साथ। सो डेट्स वाई इंडिया इन मैटर्स को लेकर के लो प्रोफाइल रहता है। तो देखना होगा जो जनवरी 2022 में मीटिंग होने वाली है रशियन काउंसिल और नेटो के बीच में, उस तरीके से उसमें सिचुएशन को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, और फिर टर्की का यहाँ पर फिर क्या रोल रहने वाला है, टर्की के कमेंट के अगेंस्ट में रशिया क्या रिस्पॉन्ड करता है, आपको मैं इस पूरे सिचुएशन पर अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल ये जो कमेंट आया उस कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आप इसे समझ पाए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।